बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों आप देख रहे हैं डिस्कवर ओरिजिनल और मैं हूं असद। इससे पहले आप इस कहानी की 18 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 19 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें और साथ ही हमारी वीडियो को लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ ही कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला लाजमन किया करें। जब हम तकरीबन 100 गज आगे निकल गए थे तब पुलिस मोबाइल गली से निकली और इसकी रफ्तार ज्यादा नहीं थी। बड़ी सड़क तक आते आते उसने हार्न मान ली। ये बात शहराड कार वाले ने भी महसूस कर ली और उसने रफ्तार सुस्त कर ली थी। इसे ख्याल नहीं था कि पीछे आने वाली बाइक असल में उसके ताक़ुब में है। मैंने बाइक की रफ्तार सुस्त कर ली थी। अब मैं इससे कोई 30 गज पीछे था। बड़ी सड़क पर ट्रैफिक थी और यहाँ मैं आसानी से ताक़ुब कर सकता था। हुमैरा दोनों पांव एक तरफ करके बैठी थी जो यहाँ के रवाज के खिलाफ था, लेकिन ये इस लिहाज से अच्छा था कि दूसरी सूरत में वो मुझसे चिपक कर बैठती तो ये पोज मेरे लिए सबर आजमा बन जाता था। अगरचे इस वक्त भी वो लग कर बैठी थी मगर ये भी कवारा था। इसने चिल्लाकर पूछा, इसके पीछे जाना जरूरी है क्या? मुझे यकीन है इसका ताल्लुक गौहर शाह से है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कहाँ जा रहा है। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें कहीं उतार दूँ। कहाँ? वो बोली, मैं कहीं नहीं उतर रही। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें यूं लेकर किसी खतरे में नहीं जा सकता। और खुद जाएंगे ना? उसने कहा और दोनों हाथ कमर में डालकर मुझे कसकर पकड़ लिया। इसके वजूद की नरमी गर्मी अपना तारुफ करा रही थी। मैं कह चुकी हूँ आज हम दोनों जहां जाएंगे साथ जाएंगे। वो अड़ गई थी और मैं उसे जबरदस्ती उतार भी नहीं सकता था, पर न मुझे ख्याल आ रहा था कि उसे किसी अच्छे होटल या रेस्टोरेंट के सामने उतारूंगा और वहां मेरी वापसी का इंतजार वो करेगी। मैंने हार मानते हुए कहा, अच्छा बाबा लेकिन गिरफ्त तो ढीली करो, मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। वो हंसी और दोबारा पहले की तरह एक हाथ से पकड़ लिया। इतनी जोर से भी नहीं पकड़ा था मैंने। मैं उसे क्या कहता कि औरत की नाजुक रिश्त से ज्यादा मजबूत जकड़ दुनिया में कोई नहीं होती है। जब ये मर्द को पकड़ती है तो वो सारी शहजोरी के बावजूद खुद को छुड़ा नहीं पाता है। इसके जरा देर के लम्स ने मुझे सनसना दिया था और मुझे ज़हन फोकस करने के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ना पड़ा था। पता नहीं वो जानकर लगकर बैठी थी या बाइक की सीट की वजह से मजबूर थी, क्योंकि वो टैंकी की तरफ ढलान में थी। जो पीछे बैठता वो खुद ब खुद आगे वाले से चिपक जाता। ये पीछे बैठने वाले की आसानी के लिए थी, मगर ये आसानी मेरी मुश्किल का बायस बन गई थी। मैं उसे कह नहीं पा रहा था कि वो जरा फासला देकर बैठे, यूं मुझसे लग कर ना बैठे। शहराड फैसल टाउन की तरफ जा रही थी। फिर उसने फैसल टाउन को क्रॉस किया और कैनाल रोड पर मुड़ गई। इसका रुख मोटरवे की तरफ था। यहाँ बेपनाह ट्रैफिक थी और इसमें लाहौर से बाहर जाने वाली ट्रैफिक भी शामिल थी, इसलिए मैं इसके मजीद नजदीक हो गया। एक बार कार नजरों से ओझल हो जाती तो उसे तलाश करना भी मसला बन जाता। 10 मिनट बाद हम जुडिशनल कॉलोनी से रायविंड रोड पर मुड़ गए। ये रोड जो किसी जमाने में आम सी हुआ करती थी अब VVIP किस्म की रोड बन चुकी थी। तकरीबन 2 मिनट बाद कार एक नई आबाद होने वाली सोसाइटी नवाब टाउन के साथ वाली सड़क पर मुड़ी। यहाँ सन्नाटा और वीरानी थी। सिर्फ रायविंड रोड पर ट्रैफिक का शोर और किसी कदर रौनक थी। मैंने सड़क के किनारे बाइक रोककर कार के आगे जाने का इंतजार किया। सैफ, मुझे डर लग रहा है, हुमैरा ने मेरे कान में कहा, इसलिए तुमको छोड़कर आना चाहता था। मुझे अपने लिए नहीं आपके लिए डर लग रहा है। मैं सोच में पड़ गया था। मैं निहत्था था और अगर हम किसी मुश्किल में पड़ जाते तो हुमैरा तो अलग, मैं तो अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकता था। मैंने ठंडी सांस ली। काश मेरे पास कोई हथियार होता। मेरे पास है ना, उसने कहा और कुर्ते के नीचे हाथ डालकर एक छोटा सा रिवाल्वर निकाला और लहरा कर बोली, कैसा है? खुदा के लिए। मैंने जल्दी से उससे ले लिया। तुम मरवाओगी, कोई देख ले तो मुसीबत आ जाएगी। सॉरी, वो बोली, ये पापा का है, मैं चुपके से ले आई। रिवाल्वर उसके बदन की गर्मी से गर्म हो रहा था। मैंने उसका चैम्बर खोलकर चेक किया। ये 8 गोलियों वाला चैम्बर था जो पूरी तरह लोड था। इस पर स्मिथ एंड विल्सन लिखा हुआ था। अगरचे मुझे असले की ज्यादा पहचान नहीं थी, मगर इसकी साख्त और फिनिशिंग से मुझे लगा कि यह असल है। मैंने खुश होकर कहा, तुमने दिल खुश कर दिया। अगर इस वक्त हेलमेट ना पहना होता तो मैं क्या है? उसने मेरी बात काटी। वो शर्माई थी। मेरा मतलब है तुम्हारा सर थपथपा था। मैंने रिवाल्वर अपनी पतलून की जेब में रखा। ये इतना छोटा था कि आसानी से आ गया। कार आगे जाकर दाएं तरफ मुड़ गई थी। मैंने बाइक आगे बढ़ाई और इसकी हेडलाइट की रोशनी मत्थम कर थी। नवाब टाउन में अच्छी खासी आबादी थी, लेकिन कार इसके मुखालिफ सम्मत में जिस तरफ मुड़ी थी वहाँ इक्का दुक्का ही मकानात बने हुए थे। यहाँ सारे बड़े प्लाट थे, इसलिए बने हुए बंगले और कोठियां बहुत आलीशान थीं, मगर साफ लग रहा था अभी ये जगह ठीक से आबाद नहीं हुई है। आगाज में दाएं तरफ एक बड़ी कोठी का मुकम्मल स्ट्रक्चर था। इसकी हालत बता रही थी कि यह खासे अरसे से ऐसे ही खड़ा है। वैसे भी यहाँ बड़े प्लाट होते हैं,
वो जगह हमेशा देर से आबाद होती है, जबकि छोटे प्लाटों वाली सोसाइटियां या इनके ब्लॉक तेजी से आबाद हो जाते हैं। जब हम मोड़ तक पहुंचे तो शेराट कार 200-250 गज आगे एक कोठी के सामने रुकी हुई थी और फिर वो अंदर चली गई। मैंने बाइक घुमाई और इस तकरीबन कच्ची सड़क पर आगे बढ़ा। किसी जमाने में ये पक्की होती थी, मगर बारिशों और देखभाल न होने की वजह से ये जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई थी। हुमैरा किसी कदर परेशान थी और इसका अंदाजा इसकी गिरफ्त से हो रहा था। सड़क की वजह से रफ्तार खुद ही सुस्त हो गई थी और जब कोठी के सामने से गुजरा तो तफसील से देखने का मौका मिला। इसके मेन गेट पर 2 अच्छी रोशनी वाले लैंप जल रहे थे और पिलर पर रोशन नेम प्लेट लगी थी जिस पर फेरोज शाह लिखा था। गेट मुकम्मल फौलादी प्लेट का था, इसलिए अंदर देखना मुमकिन नहीं था। बाहर कोई नहीं था, मगर अंदर कोई ना कोई था जिसने गाड़ी के लिए गेट खोला था। मैं इसके आगे से घूमकर बाएं तरफ आने वाली पहली गली में मुड़ गया। यह बिल्कुल ही कच्ची थी और यहाँ 4 बजा गड़े थे। हम मजीद आगे बाएं तरफ की पहली गली में मुड़ गए। दरमियान में भी कोई गली होना चाहिए थी, मगर यहाँ अभी वीराना था और झाड़ियाँ और घास फूस उगी हुई थी। हम पलटकर वापस नवाब टाउन की तरफ जा रहे थे। ये क्या, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। हुमैरा जो खासी देर से चुप थी अब बोली, तुम्हारा क्या ख्याल है, कुछ ना कुछ होना चाहिए था? मैंने कहा। उसने अगला सवाल किया, ये फिरोज शाह कौन हो सकता है? गौहर शाह का रिश्तेदार है। मैंने तायद की। हाँ, दोनों में शाह मुश्तरिक है। ये सड़क किसी कदर बेहतर लेकिन बिल्कुल वीरान थी। मैं आराम से जा रहा था, इसलिए जब अचानक ही वो शख्स सामने आया तो मैं गड़बड़ा गया। बाइक लहराई और हुमैरा ने हल्की सी चीख मारी थी। सामने आने वाला हुलिये से मलंग और फकीर लग रहा था। इसने लंबा सा कुर्ता पहन रखा था जो टखनों तक आ रहा था और उसके होते हुए उसे नीचे कुछ पहनने की जरूरत भी नहीं थी। इसे उर्फे आम में चोगा कहते हैं। उसने बेशुमार मालाएं गले में डाल रखी थी और उसके हाथ में एक खासा मोटा डंडा था। उसके सर पर घुंघरू बने हुए थे, इसलिए जब वो थम से सड़क पर कूदा तो ये घुंघरू भी बज उठे थे। उसने रास्ता रोकने के अंदाज में कहा, जो कुछ है दे जा बाबा। वो खासा हट्टा कट्टा था, कद कुछ 6 फुट होगा और बाकी जिसामत भी उसी लिहाज से थी। उसका नकूश दाढ़ी मूंछों में रपोश थे और सिर्फ अंगारा आंखें दहक रही थी। आंखों की ये सुर्खी यकीनन किसी नशे का नतीजा थी। वो फकीर तो था, मगर मौका पाकर डाकू भी बन जाता होगा। इक्का दुक्का राहगीरों को लूटना उसके लिए ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। इसके जुमले से भी लग रहा था कि ये डकैती की फकीराना कोशिश थी। उमैरा ने मेरे कान में सरगोशी की, ये क्या बला है? उसने सुन लिया और गरज कर बोला, फकीर को बला कहती है? चल निकाल जो कुछ है। इसका अंदाज बता रहा था कि वह हमें आसानी से चांद नहीं देखा। अचानक रोकने से बाइक का इंजन भी बंद हो गया था और जब तक मैं इसे स्टार्ट करता वो आसानी से अपने डंडे की मदद से मुझे नॉक आउट कर सकता था। मेरे सर पर हेलमेट था, मगर वो हाथ पांव पर जर्ब लगा सकता था, इसलिए मैंने रिवॉल्वर निकाल लिया। मेरे पास तो ये है, अब बताओ तुम्हारे पास क्या है? उसकी हालत गैर होने लगी। अरे बाबा, फकीरों के साथ ऐसा मजाक मत करो, दिल बंद हो जाएगा। नहीं, तुम गोली खा कर मरोगे, मैंने कहा और बाइक से उतर आया। लूटने की कोशिश कर रहे थे? उसने फौरन डंडा छोड़कर दोनों हाथ छोड़ दिए। बाबा, फकीर को माफ कर दो, गलती हुई जो तुम्हें रोका। मैंने झाड़ियों का जायजा लिया जहां से वो निकला था। तुम यहाँ छुपे थे और जैसे ही हम आए तुम बाहर निकल आए। वो मान नहीं रहा था, मगर जब मैंने उसी के डंडे से उसे 2-4 ज़रबे लगाई तो वो हाय हाय करने लगा। अरे मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, जो अब ऐसी हरकत करूं। हुमैरा जो अब तक सहमी हुई थी बाइक से उतर आई। उसने कहा, और मारे इसे, इसकी तो मैं हड्डियां तोड़ दूंगा। डकैती क्या, ये भीख मांगने के काबिल भी नहीं रहेगा। तोड़ दो बाबा, उसने हाथ जोड़े जोड़े कहा। हट्टा कट्टा देकर लोग भीख नहीं देते हैं। हाथ पांव तोड़ दिए तो वारे न्यारे हो जाएंगे। हुमैरा ने दिलचस्पी से कहा, ऐसी बात है तो खुद क्यों नहीं तोड़ लेते? हिम्मत होती तो तोड़ भी लेता, मगर हिम्मत नहीं होती। उसने ठंडी सांस ली। बुज़दिल आदमी हूं, मगर मैं उसकी बात पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं था। वो अदाकारी भी कर सकता था और मुझे गाफिल करके हमला कर सकता था। मैंने उसे हुक्म दिया, नीचे लेट जाओ और ऊंधे मुंह। वो चौंका। वो क्यों बाबा? मैंने उसे डंडा मारना चाहा तो इस बार वो सफाई से बचा गया। मैंने जल्दी से उस पर रिवॉल्वर तान लिया। मेरा शुबा बढ़ गया था। इसका ववेला भी अदाकारी थी। मैंने हैमर चढ़ाकर कहा, लेट जाओ, मैं 3 तक गिनूंगा। तो मुझे लूटने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए गोली भी मार दी तो कोई नहीं पूछेगा। उसने मेरे लहजे से अंदाजा लगा लिया कि मैं संजीदा था। वो बादल नख्वास्ता लेट गया। मैं अपने अंदर वही यक्स सी कैफियत महसूस कर रहा था जो मुझे बदल देती थी। मैं फिर नॉर्मल नहीं रहता था। इस कैफियत में वो सब बहुत आसानी से कर जाता था जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने रिवॉल्वर की नाल उसके सर पर रखी और दूसरे हाथ से उसकी तलाशी लेने लगा। दरअसल मुझे उसके पेट के कुछ ज्यादा ही बड़े होने से शक हुआ था। मेरा अंदाजा दुरुस्त निकला जब मैंने उसके पेट और कमर पर बेल्ट की सूरत में कुछ बंधे पाया। मजीद टटोलने पर वो नोटों की कड़ियां साबित हुई थी। यही नहीं, उसके अंडरवेयर के साथ एक अदद पिस्तौल भी लगा हुआ था। इसने महसूस किया कि उसका राज फाश हो गया है
تو اس نے سر سے لگی نال کی پرواہ کے بغیر اٹھنے کی کوشش کی۔ میں نے بلا تکلف اس کے سر پر ریوالور کا دستہ مارا، وہ کرا کر دوبارہ لیٹ گیا۔ میں نے ہیمر واپس کیا اور اس سے کہا، ملنگ بابا زیادہ ہوشیار بننے کی کوشش مت کرو۔ وہ بے ہوش نہیں ہوا تھا مگر اس ضرب نے اسے نیم بے ہوش ضرور کر دیا تھا۔ میں نے اس کا چگا اوپر کیا تو حمیرہ نے منہ پھیر لیا تھا۔ میں نے اس کا پستول نکالا اور پھر اس کی کمر سے بندھی ہوئی کپڑے کی بیلٹ کھول لی۔ اس میں سلیقے سے 1000 اور 500 کے نوٹوں کی گڈیاں جمائی گئی تھیں۔ ان کی تعداد کم سے کم بھی 2 درجن تھی۔ پستول دیسی ساخت کا تھا مگر پستول تھا اور لوڈ تھا۔ مزید تلاشی لینے پر اس کے بغل سے ایک خنجر ماں نیام کے نکلا تھا۔ ملنگ بابا خزانے اور اس کی حفاظت کے سامان سے مسلح تھا، مگر اس کی بدقسمتی کہ وہ میرے جیسے اناڑی کے ہاتھ آ گیا تھا۔ اس نے پھر مزاحمت کی کوشش کی اور میں نے اس کا سر پھر بجا دیا۔ اس بار وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس دوران میں حمیرہ مضطرب انداز میں آس پاس ٹہل رہی تھی اور مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ میں نے تنگ آ کر کہا، اس کا مرڈر۔ حمیرہ تو اچھلی تھی، ساتھ میں فقیر بابا بھی اچھل کر بیٹھ گیا اور چلایا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وہ مکاری کر رہا تھا، بے ہوش بن گیا تھا۔ میں نے اس کے پہلو پر ٹھوکر ماری، ضرور تھا کہ تم یہاں سے گزرنے والے لوگوں کو لوٹو اور شاید ان کو قتل بھی کر دو۔ میں نے آج تک کسی کو قتل نہیں کیا۔ اس نے جلدی سے کہا، یہ پستول تم نے نمائش کے لیے رکھا ہے یا اپنی حفاظت کے لیے؟ ادھر ڈاکو بھی گھومتے ہیں، ایک بار لٹ چکا ہوں، میری 4 سال کی کمائی لے گئے تھے، اس کے بعد مجھے پستول رکھنا پڑا۔ یہ کتنے سال کی کمائی ہے؟ حمیرہ نے گڈیوں کے ڈھیر کی طرف دیکھا۔ وہ خاموش رہا تو میں نے اس کی کمر پر لات ماری اور گرج کر کہا، تجھے انکم ٹیکس نہیں دینا ہے، جو جواب دیتے ہوئے موت آ رہی ہے۔ تو 3 سال کی، اس نے کراتے ہوئے کہا۔ میں اور حمیرہ دنگ رہ گئے تھے۔ یہ کم و بیش 20 لاکھ کے قریب رقم تھی اور اس نے صرف 3 سال میں کمائی تھی۔ یقیناً اس نے کچھ خرچ بھی کیا ہوگا، اس کے باوجود اتنا کما لیا تھا۔ حمیرہ بولی، جب تمہارے پاس اتنی دولت ہے تو تم یہ سب کیوں کرتے ہو؟ اس کا جواب میں نے دیا، یہ ایسے لوگوں کا مقدر ہوتا ہے، یہ بس جمع کرتے ہیں اور ایک دن اچانک مر جاتے ہیں یا ان سے جمع پونجی چھین لی جاتی ہے۔ یہ وہ احمق لوگ ہیں جو گناہ باللذت کرتے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے مت مارو، اس نے پھر فریاد کی۔ اچھا اگر میں کہوں کہ جان یا مال میں سے ایک چیز دو تو تم کیا دو گے؟ بائک کی ہیڈ لائٹ آن تھی اور اسی کی روشنی تھی، ورنہ یہاں اندھیرا تھا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اس کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ دھاڑے مار مار کر رونے پر غور کر رہا ہے۔ اس نے بمشکل کہا، ظاہر ہے مال دوں گا۔ اوکے، مال اب میرا ہے، لیکن ایک شرط پر تمہیں واپس مل سکتا ہے، تم یہ سب نہیں لوگے۔ اس نے پوری امید لہجے میں کہا، ہاں اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا کام کرنا ہوگا؟ اس نے شک سے پوچھا۔ اگر میں کہوں کہ کسی کو قتل کرنا ہے۔ قتل؟ وہ بدکام، میں قتل نہیں کر سکتا۔ تب مال بھی نہیں ملے گا۔ وہ کتے کسی آواز میں رونے لگا۔ خدا کے لیے یہ میری 3 سال کی کمائی ہے۔ حمیرہ اس کے رونے کے انداز پر ہنس دی۔ ملنگ بابا تمہیں کیا فرق پڑے گا، تم 3 سال میں اور جمع کر لو گے۔ خدا کے لیے، اس بار میں نے کہا، اس کے رونے پر کوئی آئے یا نہ آئے، یہ تمہاری کھنکتی ہنسی کسی کو متوجہ کر لے گی۔ اچھا مثلاً کس کو؟ اس نے شوخی سے پوچھا۔ اب تک تو کسی کو کیا نہیں ہے، کسی دشمن کو، میں نے انجان بن کر کہا اور ملنگ کو ڈانٹا۔ چپ کرو، تمہارا نام کیا ہے؟ وسیم۔ اس نے رونا بند کر دیا۔ سب پپو شاہ کہتے ہیں، ایک شاہ اور ملا ہے۔ میں نے حمیرہ کی طرف دیکھا، تم جانتے ہو یہاں ایک فیروز شاہ رہتا ہے، اس کی کوٹھی اس طرف ہے۔ میں نے اندازے سے چھاڑیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ میں جانتا ہوں، 1 نمبر کا خبیث اور کمینہ شخص ہے، کبھی 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ اس کی کوٹھی کے پاس سے بھی گزرو تو اس کا چوکیدار کتے کی طرح غرانے لگتا ہے، اور ایک بار تو اس نے کتا بھی چھوڑ دیا تھا۔ تمہارا مطلب ہے چوکیدار؟ نہیں، اصل کتا۔ وہ کم وقت بھونکتا نہیں تھا، اس لیے جب اس نے میری ٹانگ پکڑی تب پتا چلا۔ اس نے چوگا اوپر کر کے پنڈلی معائنے کے لیے پیش کی، جس پر زخم کا پرانا نشان تھا۔ ہلدی چونا ملا کر لگایا تو 1 ہفتے بعد جا کر ٹھیک ہوا تھا۔ تم نے کتے کے کاٹے کے ٹیکے نہیں لگوائے؟ کون لگواتا ہے، اور وہ کون سا پاگل کتا تھا؟ پپو شاہ نے بے پرواہی سے کہا۔ احمق پاگل پن کے جراثیم ہر کتے کے تھوک میں ہوتے ہیں۔ تمہاری قسمت جو تم پاگل ہو کر مرنے سے بچ گئے، مگر اب نہیں بچوں گا۔ اس نے رو دینے والے انداز میں کہا، اگر قتل کروں گا تو جیل جاؤں گا، ورنہ تم جمع پونجی لے جاؤ گے۔ ابھی میں نے فیصلہ نہیں کیا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ یہ بتاؤ کہ فیروز شاہ کیسا آدمی ہے اور یہیں رہتا ہے؟ دیکھنے ہی میں کمینہ لگتا ہے۔ وہ شروع ہو گیا، رنگ گورا ہے مگر کرتوتوں کی سیاہی چھائی ہوئی ہے، ایک کان نصف غائب ہے، یہاں کم ہوتا ہے۔ کوٹھی میں کون ہوتا ہے؟ میں نے کئی افراد کو دیکھا، اس نے گول مول انداز میں کہا۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ لگتا ہے تمہیں اپنی رقم واپس نہیں چاہیے۔ میں نے کہا، اور حمیرہ رقم کو کپڑے میں لپیٹنے لگی۔ وہ بلبلایا، بتا تو رہا ہوں، کوٹھی میں 4 سے 5 بندے ہوتے ہیں، سب مسلح اور صورت سے خطرناک نظر آنے والے لوگ ہیں۔ ہر دوسرے تیسرے ہفتے یہاں ایک بند وین آتی ہے
और कुछ देर बाद चली जाती है। बाकी यही लोग आते जाते हैं। बंद वैन से क्या मुराद है? वो चारों तरफ से बंद होती है। इसके पीछे वाले दरवाजे की जगह भी बंद चादर है। सिर्फ सामने की तरफ 2 दरवाजे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कैदियों को लाने ले जाने के लिए हो। कुमेरा बोली। पप्पू शाह ने जल्दी से सर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब वैन आती और जाती है तो चौकीदार गेट पर आ जाता है और इस वक्त कोई कोठी के सामने से गुजरे तो उसे फाड़ खाने वाले अंदाज में देखता है। कुत्ता भी वो इसी वक्त लाता है। जब तक वैन वापस नहीं जाती कुत्ता और चौकीदार दोनों कोठी के बाहर रहते हैं। यानी वो नहीं चाहते कि जब वैन आई हो तो कोई कोठी के पास आए या इसके नजदीक से भी गुजरे। बिल्कुल ऐसा ही है, उसने जवाब दिया। क्या मैं खड़ा हो जाऊं? चींटियां और कीड़े मकोड़े घुस रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम मरोगे नहीं, मैंने कहा। इस गुफ्तगू के दौरान मैं चौकस था और रिवाल्वर का रुख उसी की तरफ था। ये बताओ कि मकीनों के इल्म में लाए बगैर कोठी में घुसना चाहें तो इसका कोई रास्ता है? उसने नफी में सर हिलाया। इसके चारों तरफ 8 फुट ऊंची दीवार है और इस पर खारदार तार भी लगा है। गेट पर चौकीदार होता है। वो ठीक कह रहा था। मैंने सामने और कोठी के बाएं तरफ की दीवार पर खारदार तार देखा था और लाजमी बात है उन्होंने पीछे से भी हिफाजत के लिए तार लगाया होगा, क्योंकि चोरी डकैती का खतरा तो अकब से होता है, मगर आदमी तलाश करे तो घुसने का रास्ता निकाल ही लेता है। शेराड कार इसी कोठी में आई थी और मुझे तजस्सुस हो रहा था कि यहाँ क्या होता है। स्याह वैन की आमदोरफ्त ने कोठी को मजीद मशकूक कर दिया था। मैंने उसके सामने शर्त रख दी कि उसे अपनी रकम चाहिए तो इस मामले में मेरी मदद करना होगी। कुमेरा ने मुझे इशारे से एक तरफ बुलाया और सरगोशी में बोली, क्या आप कोठी के अंदर घुसने का सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैं देखना चाहता हूं कि अंदर क्या है और इस जगह की इतनी हिफाजत क्यों की जाती है। अंदर मौजूद लोग मुसल्ला हैं और फिर कुत्ता भी है। कुत्ते का बंदोबस्त किया जा सकता है, मैंने कहा और मलंग की तरफ देखा। मुझे एक मददगार मिल गया है, इसकी मदद से मैं अंदर जा सकता हूँ। ये मददगार नहीं है, मौका मिला तो ये भी दुश्मन बन जाएगा। नहीं बनेगा, क्योंकि इस जिन की जान हमारे कब्जे में है, मैंने कहा और रकम की तरफ इशारा किया। फिलहाल हम ये लेकर वापस जाते हैं और फिर मैं इससे मिलकर कोई प्लान बनाता हूँ। कुमेरा ने इसरार किया कि इस मामले को पुलिस पर छोड़ दिया जाए, मगर मैं ज़हन पक्का कर चुका था। पुलिस इन लोगों से मिली हुई है। शादाब एसपी होते हुए भी बस है, इसलिए अव्वल तो रेड होगी नहीं और हुई तो यहां से कुछ भी नहीं मिलेगा। जो करना है मुझे खुद करना है और आदिल के लिए करना है। ये तो पागल हो जाएगा अगर हम रकम ले गए तो। कुमेरा ने पप्पू शाह की तरफ देखा। नहीं, ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं, मैंने कहा और पप्पू की तरफ आया। सुनो, अभी हम जा रहे हैं, मैं कल आऊंगा और तुमसे इसी जगह मिलूंगा। इसके बाद हम तय करेंगे कि इस कोठी में किस तरह दाखिल होना है। वो खुश हो गया। मैं कल यही मिलूंगा। बिल्कुल, क्योंकि तुम्हें अपनी रकम वापस लेनी होगी। उसके मुंह पर 12 बज गए। तुम ये ले जाओगे? बिल्कुल, वरना तुम कल यहाँ कैसे मिलोगे, मैंने कहा। वो गुर्रा कर मेरी तरफ आया था कि मैंने पिस्तौल के बजाय उसका डंडा इस्तेमाल किया और उसके पांव पर जरब लगाई। वो चीख कर गिरा और जमीन पर लोट पोट होने लगा, मगर मुझे जरा रहम नहीं आया था। मैंने उसे चंद जरबे और लगाई। अब तुम समझ गए होगी कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें कल सुबह इसी जगह मेरा इंतजार करना है। कल मैं आया और तुम यहाँ नहीं हुए तो अपनी रकम हमेशा के लिए भूल जाना। अब मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तुम इस दौरान में 30 गज दूर नहीं गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो एक बार फिर ड्रामा भूल कर भागा और सचमुच मेरे 3 गिनने से पहले 30 गज से ज्यादा दूर चला गया और फिर रुक कर बोला, मैं कयामत तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं कल ही आऊंगा अगर इससे पहले कयामत ना आ गई तो, मैंने कहा और बाइक की तरफ आया। कुमेरा रकम समेट कर तैयार थी, क्योंकि उसे अब रकम भी संभालनी थी, इसलिए वो दोनों पांव दाएं बाएं करके बैठी और हम रवाना हो गए। मोड़ मुड़ने से पहले मैंने देखा पप्पू शाह का हेवला उसी जगह मौजूद था। अब मैंने कोठी के सामने से गुजरना मुनासिब नहीं समझा था, इसलिए अकबी कच्ची गली से पक्की सड़क तक आए और यहां से रायविंड रोड की तरफ रवाना हो गए।